जय हिंद। मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और देश और विदेशों में इन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हम बात कर रहे हैं पर्वत आरोही सागर कसाना जी की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वतों को फतेह किया है और वहां पर तिरंगा लहराया है। तो सागर कसाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिनों ही इन्होंने एक पीडीए को लेकर खेलों में भी एक रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ तैयार की है। तो क्या पूरा इनका उद्देश्य है खिलाड़ियों के लिए और किस तरह का राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सागर भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सागर भाई, शुरुआत तो आपसे ही करेंगे। आपने दुनिया में देश का, क्षेत्र का, प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव कि किस किस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, सबसे पहले आपका धन्यवाद, यहाँ आए आप लोग। देखिए, जब मैं अपने खेल की बात करता हूँ, मेरा खेल है पर्वतारोहण। ये दुनिया का सबसे खतरनाक फील्ड अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा। जब ये एक सपना मैंने देखा था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है 29,000 फीट है ऑलमोस्ट, जब उसको चढ़ना है, उसकी चढ़ाई करके अपने देश को गौरवान्वित करना है, अपने समाज में एक अच्छा मैसेज देना है, जब ये सपना जब मैंने देखा था तो मेरी मात्र जो उम्र रही होगी लगभग 12-13 साल की होगी। और इंस्पायर हुआ मैं डिस्कवरी चैनल से। मैं इस तरह के शो देखा करता था कि जिससे कि एक मोटिवेशन अपने आप ही मेरी इस तरह से बन गई कि कुछ एडवेंचर, खतरों से खेलना, इस तरह के क्षेत्र में। तो जब ये सपना देखा तो बहुत सारी चुनौतियां पता थी, मालूम था, क्योंकि मैं देखा करता था। तो मुझे मालूम हुआ कि देश के अंदर 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस पर्वतारोही बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। एक मनाली में है, एक उत्तरकाशी में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है और एक है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। ये वही इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, खासकर जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में जवान मौजूद जो तैनात रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज मुझे मापदंड पता थे कि भाई इस तरह की अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तब जाके सर्टिफाइड होऊंगा कि एक मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर, प्रोफेशनल पर्वतारोही बन पाऊं। तभी आप एक कदम रखते हैं पर्वतारोहण फील्ड में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, जब मैंने ये ट्रेनिंग की, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, सर्च एंड रेस्क्यू किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस के लिए। मैंने वो भी फतेह की सफलतापूर्वक। चुनौतियां आई, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका खंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे माउंटेन एक्सपीडिशन रहे जो मैं इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के द्वारा मैंने उसको फतेह किया। चाहे वो लेह लद्दाख की स्टो कांगरी हो, गोलब कांगरी हो, कांग्यास से हो लेह लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की फ्रेंडशिप पीक हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पे कोई एक्सपीडिशंस हो, बहुत सारे ऐसे तमाम एक्सपीडिशन रहे। 6,000 मीटर का आइलैंड पीक नेपाल के अंदर हिमालय में, मेरा पीक, बहुत सारे एक्सपीडिशन मैंने किए। हालांकि उसके बाद 2019 में एक ऐसा पल आया मेरे जीवन में जब मेरा सिलेक्शन हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए। तो बस एवरेस्ट की जर्नी, उसका एक मतलब बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मेरे जीवन में। तो ये आपने डिस्कवरी चैनल से इसकी शुरुआत की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आपने सपना देखा और उसको साकार किया। सच्चाई है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए आपको 30 लाख रुपए की बड़ी राशि चुकानी पड़ती है। जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, कहीं भी आप यूट्यूब या ऐसे डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन करना बड़ा टफ होता है। उसको आपने प्रैक्टिकली किया। देखिए, मेरे जब कुछ एनडीटीवी और कुछ बड़े चैनलों के साथ भी मेरे इंटरव्यू हुए थे तो मैंने बकायदा ये रखा। जब मेरा माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन था तो मैं आज इस बात पे कायम हूँ आज भी। जब मेरे एक्सपीडिशन में 62 दिन का एक्सपीडिशन रहा, उसमें तमाम चैलेंज जो मैंने पर्सनल रूप से फेस किए वो बात अलग रहेगी, लेकिन मेरे सामने लगभग 25 से 30 लोगों की संख्या, मृत्यु होने की संख्या एक्सपीडिशन में, जिनके एक्सपीडिशन जो मेरे साथी थे पर्वतारोही, जो आपके साथ जा रहे थे, उन लोगों की लगभग 25 से 30 संख्या है जिनकी मृत्यु उस समय हुई थी 2019 में। और उन्हीं लोगों के बीच में मैं भी मौजूद था। आपका अपना स्ट्रगल तो जो था उसके बाद फैमिली को संतुष्ट करना, वो एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती मैं कहूँगा। ये भी अपने आप में एक एवरेस्ट था कि उनको मनाना, उनको संतुष्ट करना, उनको तैयार करना, उस माइंडसेट देना कि भाई मैं इस एक्सपीडिशन पे जाना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा ये कि भाई मुझे जाना है इस अभियान में,
जब उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे इन्होंने नॉलेज जुटाना शुरू किया तो उनका मनोबल बहुत कम हुआ। ये तो बड़ा खतरनाक है। और बात ये भी आ जाती है कि मेरी 3 बहनें मुझसे बड़ी और मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। तो जब ऐसी चुनौती आई, जब उनको मैंने बताया कि भाई मुझे करना है, तो लेकिन वही है कि मेरा दृढ़ संकल्प कह लीजिए, मेरा पागलपन, जुनून कह लीजिए, जो कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता को भी, अपने परिवार रिश्तेदारों को भी संतुष्ट करने में सफल रहा। अब उसके बाद ये इसमें आपने देश और दुनिया में क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब आपने जो एक नया जीवन में एक शुरुआत की है, वो सियासत में एंट्री आपने की है। तो सागर कसाना जी एक पर्वतारोही, एक जॉब कर रहे थे आप बेंगलोर में, जैसा आपके बारे में जानकारी मुझे मिली है। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया सागर भाई? देखिए, राजनीति को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, राजनीति का मतलब है सेवा, सच बताओ। लेकिन राजनीति शब्द अब इतना गंदा हो चुका है कि इसको अब सेवा भाव से हटकर दूसरे रूप में देखा जाता है। मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि आज के जमाने में युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में था, क्योंकि मैं जब थोड़ा किताबों का अध्ययन मैंने करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से जो मैंने चैलेंज जो देखे, एक खासकर स्पोर्ट्स के प्रति, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब कि जब मैं खेल में आगे बढ़ रहा था तो उस समय ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी थी। उन नेताओं ने, जब मैं सहयोग मांगने के लिए उनके पास गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब समय आएगा जरूर नाम लूंगा, आपके सामने ही लूंगा। जब उन नेताओं के पास मैं सहयोग मांगने जाता था स्पॉन्सरशिप के लिए, अपने सहयोग के लिए, इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि जो पर्वतारोही की जो किट आती है वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की होती है। जब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी मदद मांगने के लिए गया कि भाई सारे नेताओं के पास गया, बड़े बड़े नेताओं के पास गया, मेरी उन्होंने चप्पलें घिसवा दी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। जब माउंट एवरेस्ट करके मैं फतेह करके आया तो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचवाए और फोटो खिंचवा के अपना प्रमोशन मार्केटिंग कर ली, जो कि आमतौर पर कोई भी नेता खिलाड़ियों के माध्यम से अपना मार्केटिंग करता है। सफल लोगों के जो संघर्ष करके अचीव करते हैं, उनसे ये हासिल एक फोटो क्लिक कराकर ये कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही पकड़ी बात, तो ये करते हैं। मैंने अपने, जब मैं कोई राजनीति का मतलब नहीं था, 21 साल मेरी मात्र उम्र थी, मैं गाजियाबाद था, मुझे एक जनप्रतिनिधि का फोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आपको लखनऊ बुलाया, योगी आदित्यनाथ जी। मुझे वो जनप्रतिनिधि वहां से लेकर गए, लखनऊ लेकर गए, और योगी उन लोगों ने, मुख्यमंत्री साहब ने मेरे साथ फोटो खिंचवा के अपने सोशल पोर्टल पर डाल दिया। मैं बधाई देता हूँ सागर कसाना जी, ये वो, इस तरह की बधाई जो देती है आमतौर पर एक फॉर्मेलिटी होती है। और मैं खाली हाथ अपने घर वापस आ गया। मुझे ये शंका हुई अपने ऊपर कि यार मुझे मिला क्या, मैं गया क्यों, उसका मेरा लाभ क्या हुआ व्यक्तिगत जीवन पे? ना मेरा कैरियर की बात, ना कोई आर्थिक रूप से मदद की बात, ना भविष्य में युवाओं के लिए एक सोच आप दे पाए सरकार में सहयोग के रूप में। बिल्कुल। कोई नया युवा, तो ये बड़ी शंका के प्रश्न मेरे जीवन में उठे। उसी मात्र 1 हफ्ते के अंतराल में मेरे पास फोन आता है लखनऊ से मेरे पिताजी के पास कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने याद किया है, शायद उनको सूचना मिल गई होगी, ऐसे ऐसे कोई नौजवान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके आया है, उत्तर प्रदेश का। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया। मैं एक नेता में फर्क आपको दिखाना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं मेरे मानसिकता पे जिसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है भाई जी। उस नेता ने 1 घंटा मेरे पास अपने साथ बैठाया, अपने मेरे फोन में वीडियोस देखी, कैसे आप करते हो तैयारी, उनकी जिज्ञासा जो मेरे खेल को जानने की थी, मेरे संघर्ष को जानने की थी, उसने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको तो यही कारण है कि आपने राजनीति चुनी और राजनीति में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आपने अपना नेता माना? नहीं, ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने राजनीति चुनी, लेकिन ये कारण जरूर है कि मैंने एक नेता में एक उम्मीद की किरण देखी कि ऐसा नेता भी है इस देश के अंदर आज मौजूद। उस नेता ने ना कि बस मेरा संघर्ष जाना, मेरी चुनौतियों को समझा, उस व्यक्ति ने मुझे अपने साथ खड़ा करके 5 लाख रुपए का चेक पकड़ाया, सम्मान किया और मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी सरकार में यश भारती पुरस्कार दिया जाता था,
50,000 रुपए की पेंशन दी जाती थी, 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाता था और नौकरियां दी जाती थी जिनको यश भारती पुरस्कार मिलता है। लेकिन इस सरकार ये आई, इन्होंने हटा दिया। मेरी सरकार बनते ही आपको ये काम किया जाएगा और आपको नौकरी सुनिश्चितता दी जाएगी। ये होता है नेता। ये मेरी बात दिल छू गई। उस समय मेरा राजनीति से, कोई नेता व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस नेता ने मेरा दिल जीत लिया। तो इसमें जैसे आपने पर्वतारोही, तो रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, गजेटेड ऑफिसर बना सकते थे किसी भी पोस्ट पर, जैसे समाजवादी सरकार में हुआ भी है। तो वो आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं तो जो खिलाड़ी अभी भी बहुत सारे युवा हैं जो खेल के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनका भविष्य इस क्षेत्र में सुनिश्चित होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि आज अगर प्रदेश की, खासकर मैं इस देश की, प्रदेश की बात करूं, मैं और दूसरे स्टेट की बात नहीं करूंगा। आज खिलाड़ी सिर्फ एक मार्केटिंग का जरिया बनकर रह गया है। कोई ओलंपिक या कॉमनवेल्थ जीत कर आए, नेशनल खेल के आए, उनको बुलाओ, उनके साथ फोटो खिंचवाओ, उनको चेक पकड़ाओ और अपना मार्केटिंग कर लो। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो अपने संघर्ष की यात्रा में हैं खिलाड़ी। हम पूछते किसको हैं? जो संघर्ष करके अपनी काम को कर चुका है, जो अपना कैरियर बना चुका है या अपने देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन जो अभी संघर्ष की यात्रा में है, उनको कोई नहीं पूछता। यानी संघर्ष की कोई कीमत नहीं, सफलता को महत्वता दी जाती है। ये बहुत गलत है। ये परसेप्शन बदलने की आज आवश्यकता है। हमें जो संघर्षशील व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको सुनिश्चितता देनी चाहिए, उसके पैर मजबूत करने चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो डाइट के रूप में हो, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो इक्विपमेंट के रूप में हो, चाहे एक मार्गदर्शन के रूप में हो। ये आज जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है? हम सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा बनकर रह गए। ये पिन पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में था। मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। मैं 2022 में, मेरा कोई मतलब नहीं था राजनीति में आने का। 2022 में मैंने अखिलेश यादव जी को ऐसी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत बहुत उनसे जुड़ाव रहा है और उनसे मेरी परिचय रहा है, वो मुझे बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं। मैंने उनको कॉल किया, बैंगलोर से आया हुआ था इसी 2026 के जनवरी में। मैंने उनको कॉल किया, मैं उनके पास पहुंचा। दिल्ली आए हुए थे वो, उनके समक्ष बैठा। उन्होंने मुझे एक काम के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल जाना चाहता हूँ। ये मैंने पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं बोला है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये सिलसिला हुआ कैसे। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई मैं आपके साथ ट्रैकिंग जाना चाहता हूँ। 2022 में बोला था, तो मुझे समय मिला नहीं इस बीच। तो मैं 2026 के जनवरी में पहुंचा उनके पास। मैंने कहा आप ट्रैकिंग के लिए बोल रहे थे, मैंने पूरा प्लान बना के लिया है इटनरी। उन्होंने कहा नहीं यार, अभी तो नहीं जाएंगे सागर, एक काम करो 2027 के इलेक्शन के बाद सितंबर में चलेंगे। बाकी तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा जी मैं तो वही स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, अपना बेंगलोर में जॉब भी कर रहा हूँ, बाकी स्पोर्ट्स और आउटडोर एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, अरे तुम एक काम करो, हमारे साथ काम करो, खेल को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें मौका दूंगा और काम करो, लग के करोगे काम। अच्छा, इतना बड़ा नेता अपनी जुबान से ये कहे कि भाई हमारे साथ काम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, या तुम जो खेल के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है उसकी मैं वो करूंगा और आगे रिस्पेक्ट करूंगा, और तुम्हें जो भी आप कहोगे आगे खेल में क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए तुम काम करो। तो इतना बड़ा व्यक्ति कोई आगे से कहे तो मुझे लगा 3-4 सेकंड का मैंने वेट लिया। उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल जैसा आप आदेश करें भैया। भैया कहता हूँ मैं उनको पर्सनली रूप से। कहा नहीं नहीं ठीक है। अरे फिर उन्होंने अपने पीए को बोला, अरे इनको 21 अप्रैल में बुलाओ और लोकल लीडरशिप को भी बुलाओ, इनकी मैं ज्वाइनिंग खुद प्रेस मीडिया के सामने कराऊंगा। उन्होंने फिर मेरी 21 अप्रैल को लखनऊ बुला के मीडिया के सामने अपने साथ बैठाकर बहुत सम्मानजनक रूप से ज्वाइनिंग कराई और खेल की जिम्मेदारी मुझे देने के लिए कहा, और खेल को आगे बढ़ाना, खिलाड़ियों के लिए अच्छा करना, फीडबैक के आधार पर उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर खेल और क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वो व्यक्ति जान सकता है जो उससे निकल कर आया, जो निकल के आया, जिसको उसका अनुभव। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजों का मुझे कहा कि आप काम करो, इस काम में आपका ये फील्ड है और आपका ये विजन मैं दे रहा हूँ और आपको खुली फ्री हैंड है मेरी तरफ से। जब ये सारी बातें बोली तो एक मन खुद ही कर जा, जब इतना बड़ा आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक नेता के रूप में, ऐसा विजनरी लीडर आपके पास है इस देश प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है कि अपने आप को समर्पित करने के लिए पीछे मुझे नहीं हटना चाहिए। इसलिए आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? इसलिए समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। एक नेता के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है, उस नेता के लिए मैं पार्टी में शामिल हुआ। अब आप 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पीडीए के समूह लेकर आप गए, तो उसका अनुभव भी शेयर करेंगे?
देखिए, क्या अखिलेश यादव जी से मुलाकात के बाद? बिल्कुल, पीटीए शिखर अभियान ये नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए समर्पित था। इस अभियान का सिंपल साफ उद्देश्य था कि हमारे प्रदेश में क्षमता की कोई कमी नहीं, खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक युवाओं की कोई कमी नहीं। बस कमी है तो सही प्लेटफॉर्म की, सही एक मार्गदर्शन की, एक चैनलाइज एक प्लेटफॉर्म की, रास्ता दिखाने की। रास्ता दिखाने की। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखकर हमने इस अभियान को शुरू किया। हरी झंडी मुझे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दी थी। उन्होंने को बहुत पसंद आया ये प्रपोजल, और आपने देखा भी होगा कि उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से हम लोगों को वहां बुलाकर एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी की हम लोगों के बीच में, और इस अभियान के लिए उन्होंने हरी झंडी भी दी। और अच्छी बात यह रही कि सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस अभियान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया, और आप लोगों और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के अंदर उसकी बहुत ज्यादा गूंज और चर्चा है आज की डेट में। तो आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो जो खिलाड़ी संघर्षरत हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कुश्ती, कबड्डी, कोई भी खेल हो, आपको लगता है कि अगर सपा सरकार आई तो कुछ सम्मान मिलेगा खिलाड़ियों को? देखिए, सम्मान जब सरकार थी तब भी मिला करता था, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, कितनी भी सारी योजना खिलाड़ियों के रूप में हुई हो, आप देखो कितनी नौकरियां खिलाड़ियों को दी गई, चाहे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। सम्मान तब, लेकिन अब सम्मान एक सही तरीके से, एक चैनलाइज वे में, एक नीतिगत तरीके से, अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ 2-4 खेलों का प्रतिनिधित्व ना करें। आज बहुत सारे ऐसे खेल हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर हमारी कहीं भी गिनती नहीं होती। अब समय आ गया है कि उन खेलों को जोड़ा जाए, क्योंकि एक खेल में अगर सारे ही खिलाड़ी, जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, इस देश के अंदर इतना स्पोर्ट्स कल्चर के नाम पर सिर्फ क्रिकेट देखने को मिलता है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये पहला प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश एक पहला प्रदेश बने जहां पर सभी खेलों को जोड़कर एक स्पोर्ट्स कल्चर को सुनिश्चित किया जाए। यानी रग्बी भी हो, साइकिल भी हो, मैराथन भी हो, आयरन मैन रन भी हो, रॉक क्लाइंबिंग भी हो, दूसरे स्पोर्ट्स भी हो, हॉकी भी हो, सारे खेलों को बराबर का सम्मान मिले, और इस प्रदेश को पहले स्थान पर लाके देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हम लोग खड़ा करने वाले हैं। और आप देखिएगा, आप इस मील का आप देखेंगे खुद, इस चीज के गवाह होंगे आने वाले टाइम में। तो सागर कसाना जी हमारे साथ मौजूद थे, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। इसके अलावा भी खेल के क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसका प्रमाण अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी देखने को मिला। तो हमने सागर कसाना जी के अनुभव को लेकर चर्चा की, इसके अलावा इनकी सियासत में एंट्री को लेकर चर्चा की, तमाम इनसे चर्चा की हमने। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।